हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, हम उत्तराखंड बोर्ड का साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2017 का। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और इस वाली वीडियो में हम 15 के बाद से यानी 16 से लेकर 20 तक के पेपर सॉल्व करेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियोज़ इसलिए बना रही हूँ ये 5-5 क्वेश्चन की, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे। आपको लगेगा कि चलो 8 मिनट की तो वीडियो है, देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, और मुझे भी ये बनाने में आसानी रहती है। तो इस वजह से बस हम यहाँ पे अब अपना पेपर स्टार्ट करते हैं 16th क्वेश्चन से। देखो, हमारा जो ये 16th क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें 3 अभिक्रियाएं दे रखी, इनको आपको संतुलित करके लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। देखो, जो इसमें फर्स्ट वाला पार्ट है क्या, वो है Zn यानी जिंक है। जिंक की अभिक्रिया AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ हो रही है और उससे हमारा बन रहा है ZnNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि जिंक नाइट्रेट और Ag धातु अलग हो जा रही है। तो इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए एक टेबल बना लेंगे। टेबल में हम ये लिख लेंगे कि यहाँ पे तो हमने लिख लिया कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं या यौगिक हैं। जैसे पहले वाली अभिक्रिया में एक तत्व जिंक है, एक सिल्वर यानी कि Ag है और एक नाइट्रेट NO3 है हमारा। अब देखते हैं कि अभिकारक में एक ही जिंक है, एक ही Ag है और एक ही NO3 है। तो हमने इनके सामने लिख लिया कि अभिकारक में इतने इतने हैं। उत्पाद में देखें, जिंक एक है और जो Ag है वो भी एक ही है, लेकिन जो Na3, देखो Na3 के साथ में भी होल ट्वाइस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि जो NO3 है वो 2 हैं। तो यहाँ पे ये इसका मतलब कि संतुलित नहीं है, तो हमें संतुलित करनी पड़ेगी। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले NO3 को ही संतुलित करते हैं। यहाँ पे उत्पाद में NO3 का होल ट्वाइस है, यानी कि 2 NO3 हैं। लेकिन अभिकारक में हम यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो अभिकारक है उसमें है सिल्वर नाइट्रेट और उत्पाद में इससे बन रहा है जिंक नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो AgNO3 ही होता है और जिंक नाइट्रेट का सूत्र होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस। इसलिए हम जो ओरिजिनल सूत्र है ना किसी भी यौगिक का, उसको चेंज नहीं कर सकते। हम AgNO3 का होल ट्वाइस नहीं कर सकते, हमारा सूत्र गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इसको संतुलित करने के लिए सूत्र से पहले यानी कि AgNO3 से पहले 2 लिखना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये 2 AgNO3 हो जाएगा। यहाँ पे NO3 तो यानी कि नाइट्रेट आयन तो संतुलित हो गए, लेकिन जैसे ही हमने अभिकारक में AgNO3 से पहले 2 लगाया तो इसका मतलब वहाँ पे सिल्वर भी 2 हो गए, है ना। तो अब सिल्वर को भी संतुलित करना पड़ेगा। सिल्वर को संतुलित करने के लिए उत्पाद में Ag से पहले, सिल्वर से पहले 2 लगा देंगे। वहाँ पे 2 लगाने से अब अभिकारक में भी सिल्वर की जो वो है संख्या बराबर हो गई। सिल्वर वहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। और इसी तरह से जो वहाँ पे हमने 2 AgNO3 किया तो NO3 2 हो गए और अब उत्पाद में भी देखो Na3 का होल 2 ऐसे, यानी कि यहाँ पे भी NO3 2 है। ये रिएक्शन हमारी संतुलित हो गई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड है क्वेश्चन में, देखो सेकंड अभिक्रिया है Al + CuCl2। इससे बन रहा है हमारा AlCl3 और Cu। इसकी भी हम ऐसे यहाँ पे ये टेबल बनाएंगे और लिख लेंगे कौन सा जो हमारा तत्वीय यौगिक है वो अभिकारक में कितने हैं और उत्पाद में कितने हैं। तो यहाँ पे देखो, जो क्लोरीन है वो अभिकारक में तो 2 हैं, लेकिन जो उत्पाद है उसमें 3 हैं। तो इसलिए हमें ये सबसे पहले क्लोरीन को ही संतुलित करेंगे। अब जो Cl3 AlCl3 दे रखा है उत्पाद में और अभिकारक में है CuCl2, तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि AlCl3 से पहले तो लिखेंगे हम 2 और अभिकारक में CuCl2 से पहले लिखेंगे 3। ऐसा करते ही आप अभिकारक में देखो 3CuCl2 मतलब 3 Cl2 है, इसका मतलब 6 क्लोरीन हो जाएंगे। क्लोरीन का जो परमाणु है वो 6 हो जाएंगे। इसी तरह से अभिकारक में 2 AlCl3 है, मतलब Cl3 भी 2 हैं, तो 2 Cl3 का मतलब भी क्या है कि उसके क्लोरीन के 6 परमाणु हैं। और यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे उत्पाद में 2 AlCl3 लगाया तो एल्यूमिनियम भी 2 हो गए और वहाँ पे जो अभिकारक है उसमें CuCl2 से पहले 3 लगाने से कॉपर भी 3 हो गए। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि अभिकारक में तो एल्यूमिनियम से पहले Al से पहले 2 लगाएंगे, फिर वहाँ पे दोनों उसमें उत्पाद में और अभिकारक में एल्यूमिनियम बराबर हो जाएंगे और उत्पाद में कॉपर से पहले Cu से पहले 3 लगाएंगे। यहाँ पे 3 Cu हो गए, 2 Al हो गए और दोनों तरफ देख लो 6 क्लोरीन है। तो ये हमारी संतुलित हो गई। एक तरीके से मैं आपको बताऊँ ना, समीकरण को संतुलित करना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कोई पजल गेम खेल रहे हो। आप देखो कि बस आपको दोनों तरफ जो है परमाणु की संख्या बराबर करनी है और कुछ नहीं है। गेम की तरीके से लेके इसको ट्राई करोगे कि जिस तरह से हम इधर से उठा के इधर रखते हैं, कभी यहाँ पे बढ़ गया यहाँ पे घट गया, आपको बस इसको इस तरीके से बैलेंस करना है।
आप इसको साइंस की तरह लो ही मत, आप बिल्कुल इसको एक गेम की तरह लो। जो भी इसमें रिएक्शन बैलेंस करना है उनको किसी गेम की तरह करो। बस इतना ध्यान रहे कि जो ओरिजिनल सूत्र है ना वो नहीं बदलना चाहिए। अब देखते हैं हमारी थर्ड वाली भी क्रिया है BaCl2 + K2SO4, इससे बनना है BaSO4 और KC। इसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि टेबल बनाने से हमें चीज़ों को समझना आसान रह जाएगा कि हमने एक साइड में लिख लिया और हमें रिएक्शन को संतुलित करना, हम जल्दी से कर पाएंगे इसको। तो इसमें क्या है, हमारा BaCl2 एक Ba है और Cl2 है, मतलब 2 क्लोरीन के परमाणु हैं। फिर है K2SO4 यानी कि 2 पोटेशियम है और एक सल्फेट है। इसी तरीके से जो उत्पाद है BaSO4 एक ही बेरियम है, एक ही सल्फेट है, और KCl है यानी एक पोटेशियम है और एक, इसमें और सब कुछ संतुलित है बस पोटेशियम और क्लोराइड को छोड़ के। अगर उत्पाद में KCl से पहले 2 लगा दोगे तो 2 ही पोटेशियम हो जाएंगे, 2 ही क्लोरीन हो जाएंगे और बस हमारी ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। इतना करने से इसमें जो बेरियम और सल्फेट है उसको संतुलित करने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी संतुलित है। उसके बाद है हमारा 17वां क्वेश्चन। इसमें पूछा है निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोशों में लिखिए, यानी किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपको उस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इसमें फ्लोरीन है F यानी कि P है फॉस्फोरस और Ca है कैल्शियम। ब्रैकेट में इनके परमाणु क्रमांक दे रखे हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, फॉस्फोरस का 15 और कैल्शियम का 20। और जो भी परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है उसके लिए आपको ये एक चीज़ याद रखनी है, 2 8 8 18 36। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन भरोगे। मतलब क्या है कि जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप क्या करोगे, पहले कोश में मैक्सिमम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 2 भर दोगे। उसके बाद 9 में से 2 निकाल के कितने बचे, 7, और दूसरे कोश में हम 8 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास 7 है तो आप 7 ही भरोगे। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा। फॉस्फोरस का 15 है, पहले कोश में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 दूसरे कोश में आ जाएंगे। उसके बाद कितने हुए, 2 और 8 10 हो गए, 5 और बच रहे हैं, और तीसरे कोश में हम 8 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो 2 8 5 आ जाएंगे, मतलब 5 तीसरे कोश में आ जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 हो जाएगा। थर्ड है Ca यानी कैल्शियम। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले कोश में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में भी 8 आएंगे, बचे और 2 और वो तीसरे वाले में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे तो इन 3 का पूछ रखा था, फ्लोरीन, फॉस्फोरस और कैल्शियम का। आपको नेक्स्ट टाइम किसी और दूसरे परमाणु का पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है उनका, या परमाणु क्रमांक पूछा जा सकता है। तो आपको एक तो आवर्त सारणी में जो 1 से लेके 30 तक के परमाणु हैं, आपको उनका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा जो तत्व है वो किस नंबर पे है, आपको उनका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। और आप उन सब के 1 से लेके 30 तक उन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रैक्टिस कर लो। 30 से ज़्यादा तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बस 10th क्लास में है, 10th क्लास में इतने तक ही आता है। ये मैंने यहाँ पे सबके लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन पहला हमारा परमाणु है और जिंक 30वां है, तो 1 से 30 तक के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखे हुए। इसी रूल को फॉलो करके 2 8 8 18 36 इस तरीके से आप इन सब के देखो परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है, आप खुद से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखो, आपको समझ आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो हमें धातु और अधातु में डिफरेंस बताना है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, कि इन एक दूसरे से किस तरीके से ये रासायनिक रूप से अलग होती हैं। देखो सबसे पहले हम धातु देखते हैं। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, यानी धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो ऑक्साइड बनेंगे, ऑक्सीजन से भी ऑक्साइड ही बनते हैं। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो या तो अम्लीय होते हैं या उदासीन होते हैं। यानी जब कोई भी अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है या तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी या उदासीन ऑक्साइड बनाएगी। अगर धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करें तो वो हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती हैं, यानी हाइड्रोजन गैस निकाल देती हैं। तनु अम्ल होते हैं जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, उनसे अभिक्रिया करके। और जो अधातुएं होती हैं वो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती। ठीक है, मतलब धातुएं अभिक्रिया करती हैं तभी तो वो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देंगे, और अधातुओं पे कोई असर ही नहीं होता, वो अभिक्रिया ही नहीं करती। उसके बाद है कि धातुएं क्लोरीन के साथ आयनिक यौगिक बनाती हैं। ये विद्युत अपघट्य परंतु अवाष्पशील होते हैं। जब भी धातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो जो यौगिक बनेगा वो आयनिक होता है। आयनिक का मतलब है एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, वो आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। और विद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य देखो क्या होते हैं, वो अणु होते हैं जो पूरी तरीके से विलयन में आयनित हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली उसमें
घुलनशील होते हैं, जिससे कि उनमें फिर विद्युत अपघट्य आसानी से विद्युत का संचालन कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकती है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो क्लोरीन के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, और उनके जो वो यौगिक बनते हैं सहसंयोजित यौगिक, वो विद्युत अनपघट्य होते हैं लेकिन वाष्पशील होते हैं। विद्युत अनपघट्य वो होते हैं कि जो विलयन में आयनित नहीं होते, और जब वो विलयन में आयनित नहीं होंगे तो वो यौगिक यानी कि जो विद्युत अनपघट्य यौगिक हैं वो विद्युत का संचालन नहीं करते। वाष्पशील तो पता है, जो वाष्प बन के उड़ जाए, और अवाष्पशील जो वाष्प बन के ना उड़े हैं। फिर ये धातुएं अपचायक होती हैं, यानी क्या करती हैं, जो भी दूसरा यौगिक है उसको अपचयित कर देती हैं। और अधातुएं क्या होती हैं, ऑक्सीकारक होती हैं, कार्बन को छोड़कर। कार्बन अपचायक है, बाकी सारी की सारी जो अधातुएं हैं वो ऑक्सीकारक हैं। ऑक्सीकारक का मतलब है कि वो ऑक्सीजन को जोड़ती हैं, किसी भी जो जिसके भी साथ अभिक्रिया कर रही हैं वो उसका ऑक्सीकरण कर देती हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है इसी का है कि आपको ऑप्शन में दे रखा है अथवा में दे रखा है कि आप या तो वो वाला कर लो कि धातु और अधातु में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभेद कीजिए, या आप ये जो इसके अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, आप इनको कर लो, बराबर मार्क्स के हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। देखो बहुत सिंपल है, जो शुष्क बुझा चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे विरंजक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है C2H, क्लोरीन होता है गैस है Cl2, इससे बनता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का जो सूत्र है वो है CaOCl2, और इसमें जो वाटर है वो बाहर हो जाता है। आपको विरंजक चूर्ण का भी सूत्र पता होना चाहिए, खाली ये भी पूछ लेता है, और शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी का मतलब होता है कॉमन, तो उभयधर्मी उनको कहते हैं, यानी वो ऑक्साइड जो क्षारों के साथ अम्लीय और अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं। यानी अगर आप उस ऑक्साइड को क्षारों के साथ, किसी क्षार के साथ उसकी अभिक्रिया कराएं तो वहाँ पे वो अम्ल की तरह बिहेव करेगा, और अगर किसी अम्ल के साथ उसकी अभिक्रिया कराएं तो वो क्षार की तरह बिहेव करेगा। इस तरह के जो ऑक्साइड होते हैं उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे Al2O3 और AS2O3, यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और आर्सेनिक का जो ऑक्साइड होता है ये उभयधर्मी ऑक्साइड ही होते हैं। ये अम्लों के साथ क्षारीय और क्षारों के साथ अम्लीय व्यवहार करते हैं। अब इसके बाद है 19th क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भागों का नामोल्लेख कीजिए तथा प्रत्येक का कार्य लिखिए। आपको जो 3 प्रमुख भाग हैं उनके नाम बताने हैं और उनके काम बताने हैं। देखो जो भी मानव मस्तिष्क का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, हमेशा वो या तो पूछेगा डायग्राम बनवाएगा आपका, या फिर आपसे उसके कार्य पूछेगा। इससे अलावा पूरे का पूरे आपको जो इसकी प्रक्रिया है कि किस किस तरीके से ये काम करता है वो सब याद करने की नीड नहीं है, क्योंकि जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं मानव मस्तिष्क पे, या तो आपसे सिर्फ डायग्राम बनवा के पूछा है कि इसमें आप इन भागों को दर्शाइए, अग्र मस्तिष्क पूछ लिया, जो भी है मेडुला पूछ लिया, ये सब चीज़ें पूछ लेगा, या फिर आपको बस उसके कार्य पूछेगा। तो यहाँ पे कार्य पूछे हुए और नाम पूछे हुए। तो हमें पता है 3 मुख्य भाग होते हैं मानव मस्तिष्क के, एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है इसके बहुत सारे काम होते हैं। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे मस्तिष्क का। इसमें एक तो गंध ज्ञान का केंद्र, जो हम स्मेल करते हैं वो अग्र मस्तिष्क का ही काम है, वो ही करता है, उसको कंट्रोल करने का काम अग्र मस्तिष्क का है। स्मृति यानी कोई चीज़ याद होना, सोचने, विचारने, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने, इन सब का केंद्र अग्र मस्तिष्क है। मतलब हमारा जो मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क वाला पार्ट है ये सारा इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करता है। जितनी भी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, यानी जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे भूख, प्यास, नींद, इन सबको भी कंट्रोल करने का काम अग्र मस्तिष्क। सेकेंड है मध्य मस्तिष्क, ये दृष्टि ज्ञान कराता है, मतलब हम जो देख पाते हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं हम, उसका कंट्रोल होता है मध्य मस्तिष्क के पास। फिर है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क होता है तो ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो जैसे कोई ऐसे होते हैं बैलेंस डगमगा के चलते हैं, बैलेंस नहीं बन पाता, तो एक तरीके से उनका जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उस टाइम उस पर प्रेशर होता है। अगर ये हमारा सही से वर्क ना करे तो हम सही से चल नहीं पाएंगे, और ये पेशियों को नियंत्रित करके प्रचलन को नियंत्रित करता है। वही बात है कि ये हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। इसके बाद हमारा 20th क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुकुलन और कायिक परिवर्धन। तो इसमें जो मुकुलन है और कायिक परिवर्धन है ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसी जो पेपर है ये वाला, इसमें क्वेश्चन था कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की जननपत्ति में क्या अंतर है। जो मुकुलन होता है वो तो उसमें होता है एक कोशिकीय जीवों में, और कायिक परिवर्धन होता है बहुकोशिकीय में। ये मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था, लेकिन फिर से बताती हूँ। मुकुलन में होता है कि जैसे हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की
क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग करके मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। उसमें क्या होता है, जब जैसे कोशिकाएं वृद्धि करती हैं तो उन पे कहीं ना कहीं किसी जगह पे एक उभार विकसित हो जाता है, जिसको मुकुल कहते हैं। ये जो जब मुकुल वृद्धि करके नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग स्वतंत्र जीव बन जाता है। ये मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, आपको भी पता भी होगा। बस जो हाइड्रा होता है उस पर एक छोटी सी कलिका निकल आती है जिसको मुकुल कहते हैं। जब वो बड़ी हो जाती है तो वो जो उसका जनक है उससे अलग हो गए, एक अलग जीव बन जाएगा। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि जैसे पौधे के कायिक भाग होते हैं, जड़ है, तना है, इस तरह के जो भाग हैं, वो क्या पत्तियां हैं, ये मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे हम किसी पौधे की जड़ लगाते हैं या किसी के तने से लगाते हैं, पत्तियों से नया पौधा बन जाए तो उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन से गन्ना, गुलाब या अंगूर आदि पौधों को उगाया जाता है। और इसे हम केला, संतरा, गुलाब और चमेली इन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। देखो वैसे तो जो भी कोई नया पौधा हमें उगाना है बीज से उगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसे पौधे हैं कि जिनके बीज नहीं है, मतलब जिन जो बीज को उत्पन्न नहीं कर पाते और हमें उनको ग्रो कराना है, तो हम उनको कायिक प्रवर्धन से ग्रो करा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।